मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश में केक भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा ना। में अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। कश्मीर में आतंकवाद खत्म कब होगा? क्योंकि आपका एक प्रॉमिस था कि जैसे नया कश्मीर बनेगा आतंकवादी हमले कम भी होंगे, और संख्या जहां तक है हमलों की फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो रही है वो तो संख्या कम हुई है, लेकिन पूरा नियंत्रण खासतौर पे जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नहीं हो पाया। उसको आप कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, इतनी विषम समस्या का आकलन इस तरह से नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि 33 साल में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा यात्री जम्मू कश्मीर में गए। 30 साल के बाद घाटी में सिनेमा हॉल खुले हैं। 33 साल के बाद पहली बार ताजिया का जुलूस निकला है, और आजादी के 75 साल बाद जितना इन्वेस्टमेंट आया था उतना इन्वेस्टमेंट ये 5 साल में जम्मू कश्मीर में गए। और पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ तो ढेर सारी हिंसा होती थी। पूरा लोकसभा का चुनाव हो गया, 30,000 पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ, एक गोली नहीं चली, एक व्यक्ति मरा नहीं है, और कहीं पर रीपोलिंग भी नहीं करनी पड़ी है। मैं मानता हूं इससे बड़ा वहां स्थिति अच्छा है, इसका उदाहरण नहीं है। दोस्तों, ये आज तक जो है, ये भी आप जानते हैं ना, कांग्रेस पार्टी का दलाल रहा है, और अब तो फंसते जाए। जब ये अमित शाह जी अगर सामने आ जाएं तो ये राहुल कंवल को आगे बिठा देते हैं। अभी इनको मालूम है अगर सरदेसाई को बिठाया तो इसकी हालत खराब कर देंगे। अब ये बेचारा राहुल कंवल है, ये आके उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, जो लिख के लाया जाता है उसको भेजा जाता है। लेकिन अमित शाह जी आप जानते हैं ना, धज्जियां उड़ा के रख देते हैं, और पूरे डिबेट के अंदर आप देखेंगे जो सवाल ऐसा पूछा है नंगा करके रख दिया है इसको, और ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि लोग हंस हंस के पागल हो गए हैं। पूरी देखिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ, या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है, पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है, और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे, और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। 2 दिन से संविधान पर बहस चल रही है संसद भवन में। सुबह से गृह मंत्री वहां पे थे, मुझे लगा क्या पता आप थोड़े से थके होंगे, एनर्जी लेवल डाउन होगा, लेकिन फुली चार्ज आ पाए हैं। और ये भी बता दें कि इसके बाद ये सीधे नक्सल प्रभावित इलाके में जा रहे हैं, और आप रात रुकने वाले हैं एक नक्सल कैंप में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आपका वादा है कि 2026 तक आप भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, क्या आपको वाकई में लगता है ये संभव है, या फिर भी हम ढूंढ रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा? 31 मार्च 2026 के पहले हम भारत को नक्सलवाद से मुक्त करा देंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सालों से ये समस्या नासूर की तरह भारत के एक बहुत बड़े भूभाग के अंदर विकास को रोककर खड़ी थी। आज जो लोग स्वप्न देखते थे पशुपतिनाथ टू तिरुपति का, वो पूरा कॉरिडोर में से आज बिहार निकल गया है, झारखंड निकल गया है, उत्तर प्रदेश निकल गया है, मध्य प्रदेश निकल गया है, कमोबेश तेलंगाना निकल गया है, महाराष्ट्र भी निकल गया है, आंध्र प्रदेश निकल गया है, ओडिशा निकल गया है, छत्तीसगढ़ के 2 जिले बाकी है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और ये निरस्त। सीआरपीएफ कैंप में रात बिताकर क्या मैसेज दे रहे हैं नक्सलियों को भी और हमारे जवानों को? देखिए, ऐसा नहीं है, ये कई बार मैं वो कैंपों में गया हूँ, कोई पहली बार नहीं जा रहा हूँ। अभी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के बाद हमारी अनुकूलता बढ़ी है। इसी के कारण एक ही साल में 900 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, 600 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं, और लगभग 300 के करीब लोग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। तो 70% नक्सल की स्ट्रेंथ एक साल के अंदर, कल ही 1 साल समाप्त हुआ, 1 साल के अंदर हम समाप्त कर दिए। यही फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों। बात तो सही है।
हमारे लिए वोट बैंक महत्व की नहीं होती है, हमारे देश की सुरक्षा और आदिवासियों का विकास महत्वपूर्ण होता है। ये इससे सिद्ध होता है। आपने कहा कि 2026 तक आप नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे भारत को, आतंकवाद से जम्मू मैंने ऐसा नहीं कहा मैं करूंगा। भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, करना जवानों ने है, वहां की सरकार ने है। क्या पर ये बात है। कश्मीर में आतंकवाद खत्म कब होगा? क्योंकि आपका एक प्रॉमिस था कि जैसे नया कश्मीर बनेगा आतंकवादी हमले कम भी होंगे, और संख्या जहां तक है हमलों की फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो रही है वो तो संख्या कम हुई है, लेकिन पूरा नियंत्रण खासतौर पे जो जम्मू के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर नहीं हो पाया। उसको आप कैसे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को? देखिए, इतनी विषम समस्या का आकलन इस तरह से नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि 33 साल में पहली बार 2 करोड़ से ज्यादा यात्री जम्मू कश्मीर में गए। 30 साल के बाद घाटी में सिनेमा हॉल खुले हैं। 33 साल के बाद पहली बार ताजिया का जुलूस निकला है, और आजादी के 75 साल बाद जितना इन्वेस्टमेंट आया था उतना इन्वेस्टमेंट ये 5 साल में जम्मू कश्मीर में गया है। वो ही बताता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अच्छी है। और पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराओ तो ढेर सारी हिंसा होती थी। पूरा लोकसभा का चुनाव हो गया, 30,000 पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ, एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली, एक व्यक्ति मरा नहीं है, और कहीं पर रीपोलिंग भी नहीं करनी पड़ी है। मैं मानता हूं इससे बड़ा वहां स्थिति अच्छा है इसका उदाहरण नहीं है। और आप लोग ही हमें बताते थे कि आप राष्ट्रपति शासन हटाओगे ही नहीं, आप ऐसे कहोगे नहीं कि स्थिति अच्छी हो गई। जैसे ही स्थिति अच्छी हो गई, संसद में हमारी सरकार ने वादा किया था हम राष्ट्रपति शासन लंबा नहीं रखेंगे, हमने वादे को निभाया है, चुनाव भी हुआ है और एक पॉपुलर गवर्नमेंट वहां पर बैठी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस मंच पर थे आज दिन में, वो और उनकी पार्टी जानना चाह रही कि स्टेटहुड का कोई टाइम फ्रेम है आपके जहन में? टाइम फ्रेम मैंने संसद में ही दे दिया था कि जैसे ही स्टेटहुड देने का समय आएगा हम उस पर उचित निर्णय कर करेंगे। कोई तिथि यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम में बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा, और संसद चल रही है तब तो जरा भी उचित नहीं होगा। पर चली कहाँ रही है संसद? बहुत कमी चलती, 2 दिन तो चली ये संविधान की बहस के चलते। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार मूड में नहीं है पार्लियामेंट चलाने की। जैसे पहले क्या होता था कि कई बार एडजर्नमेंट होती थी दिन में, या फिर लंबी देर तक विपक्ष बहस करता था। अब तो ये है कि थोड़ा सा बहस हुई और थोड़ी सी मतलब हल्ला हुआ और पार्लियामेंट एडजर्न हो गया। तो इसका कारण अलग है। जब मैं चुनाव में युवाओं को मिलता था, उन्होंने कहा कि ये तो समझ रहे राहुल जी के नेता बनने के बाद पार्लियामेंट नहीं चल रही है, मगर क्या आप सुबह ही बंद नहीं कर सकते हो? मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा हम बाकी का समय हमारा काम करें, टीवी के सामने बैठे न रहे। तो हमने उसका सुझाव मान लिया है। सीरियसली राहुल जी का नहीं, युवाओं का। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि बार बार एडजर्नमेंट का फायदा नहीं है। अगर विपक्ष का वो तय है कि वो चलने देना नहीं चाहते। जो ये पॉलिटिकल आरोप लग रहा है कि मोदी अडानी एक है, ये बार बार मास्क पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, ये इसको एक बोफर्स मौका बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चिपका दें आपकी सरकार। ऐसे चिपकता नहीं है। हर पार्टी का एक कल्चर होता है। आप एक फर्जी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दोगे, भ्रष्टाचार मेरी पार्टी का कल्चर नहीं है। वो फोर्स इसलिए चिपकाता है कि जीप कांड से लेकर सीरीज जॉब भ्रष्टाचार की बातें इनसे चिपकी हुई थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार की। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, याद करो आपके 10 साल सुषमा जी और अरुण जी बखिया उखेड़ देते थे, हम कोर्ट में जाते थे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते थे, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती थी। आप हो हल्ला तो कर रहे हो, क्यों कोर्ट में नहीं जा रहे हो? जाना चाहिए ना? क्या कई फोरम है? क्या हुआ? हो हल्ला करा था पेगासिस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया, उसने कहा कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हो हल्ला करते थे उनके फोन मांगे गए तो वो भागे। ट्वीट करते थे मेरे फोन में पेगासिस से, तो मांगा फोन, नहीं दिया। कंप्लीटली एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर कोई आरोप में तथ्य है तो इस देश में अदालतें भी है और अदालतें न्यूट्रल है, वहां जाना चाहिए, मांग करनी चाहिए। आज तक कोई सबूत किसी ने मोदी सरकार को नहीं दिया है। सर, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने राफेल जेट्स पे कुछ आरोप लगाए, तब सरकार ने बोला कि नहीं ये फालतू के आरोप है, कोई मतलब। उसी संस्थान ने अब एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ORCCP, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस फंडिंग, डीप स्टेट, यूएस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है? देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो, आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहाँ केग लगाता था, आरोप यहाँ आरटीआई से निकल कर आते थे, और आरोप की जांच यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे, क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे हो तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको
समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े बैक और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। राहुल गांधी को कम से कम मोदी जी के जवाब के बाद तो मालूम पड़ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आपको 4 जून के बाद ऐसी फीलिंग आई कि मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। मजा आया। आज तक की चैनल में का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं। लोकसभा में 2 और होते, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती है। भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो? कौन बैठा है भाई? मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए। गजब बेइज्जती है। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं? राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। और ये ऐसा व्यक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया है। आप कह रहे हैं कि राहुल से ज्यादा संपर्क में मत रहिए। ये तो बात मैं बताना चाहता हूं सब लोग जो देख रहे हैं कि अमित शाह जी न केवल यहाँ पे आए, एक दफा नहीं कहा कि क्या पूछो क्या ना पूछो। राहुल गांधी को तो हम कई मर्तबा 20 साल से बुला रहे हो, एक दफा यहाँ पे नहीं आए, कभी भी सवालों के जवाब नहीं दिए। तो अगर आप देख रहे हैं राहुल भाई, स्वागत है, थोड़ा सा संपर्क आप भी कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। और आप भी आइए, सवालों के जवाब दीजिए। सर 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। Once more! सर 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। क्या ये बात है? उस वक्त भी कहते थे देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, आज भी मैं कहता हूं कि 2026 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई, आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जवाब करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो? हमेशा नंबर 1 रहते। नहीं, तो जीते तो हम भी है। आपके लिए सरप्राइज था 240 या आपको वाकई में लग रहा था कि 300 पारी आने वाली? क्योंकि आपकी लोगों के पल्स पे बहुत पैनी नजर रहती है, आप उसको पकड़ते हैं। देखो भाई, मैं मोदी जी मेरी पार्टी के नेता है, वो चुनाव को लीड करें, मैं उनका साथी हूं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं तो विजय के विश्वास के साथ जाते हैं, कभी हार जाऊंगे ऐसा सोचकर नहीं जाते, वरना ऑपोजिशन में बैठना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं। तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गई, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया।
और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती है, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। 11 बजे जो आता है विपक्षी पार्टियां पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है। सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे हो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। उनका पोलिंग एजेंट भी अंदर होता है। तेरा पोलिंग एजेंट तुझे नहीं कह रहे हैं क्या? और एक भी कंप्लेन नहीं करते हैं। ये कहते हैं वीवीपैट गिनो, वीवीपैट गिनो। उनको मालूम नहीं है वीवीपैट गिनने का आज भी प्रावधान है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अमाउंट है, वो भर देते हो तो वीवीपैट गिनी जाती है, 100% गिनी जाती है। पवार साहब ने सभी प्रत्याशियों को अपील करी, कुछ लोगों ने करा भी। वीवीपैट तो 100% मिलान हुआ है और मैं तो ठीक ही मानता हूं वो वीवीपैट के कारण हारे, ऐसा मानते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही है।